जेल से भागने की सच्ची कहानी। 5 दशकों के बाद भी रहस्य बना हुआ एक केस। जिस जेल से कोई नहीं भाग सकता था, वहां से 3 कैदी भागे। अजीबोगरीब तरकीबें लड़ाकर उन्होंने करिश्मा किया। फिर कभी तीनों का पता नहीं चला, लेकिन 50 साल बाद एक चिट्ठी ने खलबली मचा दी। उस जेल से कभी कोई नहीं भाग सका था। भागने की कुछ कोशिशें हुई जरूर थी, लेकिन सब नाकाम रही। एक सुनसान टापू पर बनी, चारों तरफ से समुद्र से घिरी, दुनिया की सबसे सख्त महफूज इस जेल का इतिहास तब बदला जब 3 कैदी चौंकाने वाले तरकीबें लड़ाकर आखिरकार भागने में कामयाब हुए। जांच के बाद तीनों को मरा हुआ मान लिया गया। फिर 50 साल बाद इनमें से एक मुर्दे के जिंदा होने के पक्के सबूत मिले, तो जांच पर उठे सवालों से खलबली मच गई। ये थे इतिहास बदलने वाले कैदी। कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच एक सुनसान टापू एल्कट्रेज। यहाँ बनी जेल को अमेरिका का काला पानी समझा जाता था, और यहाँ बेहद दुर्दांत अपराधियों को सजा के लिए भेजा जाता था। इन्हीं कैदियों में वो 4 कैदी भी थे जिनके इरादे खतरों से खेलने के थे। जॉन और क्लैरेंस नाम के एंगलिन भाई के साथ 2 कैदियों का दोस्ताना बढ़ा, और वो थे मॉरिस और एलन। इन चारों की कोठरियां आसपास थी, इसलिए ये चारों ज़्यादातर वक्त जेल से भागने का तमाम रास्तों, साजिशों और तैयारियों पर बातचीत करते थे। इस साजिश को कामयाब करने के लिए कई तरह के साधनों के साथ ही खतरों से खेलने का हौसला चाहिए था, क्योंकि पहले जिन कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, उनमें से कुछ को गोली तक मार दी गई थी। मॉरिस फितरतन अपराधी था, और वह पहले लुइसियाना की जेल से भाग चुका था। इस जेल यानी एल्कट्रेज में पहले भी कुछ वक्त कैदी रह चुका था, इसलिए इस जेल की बनावट से वाकिफ था। उसी ने बाकी तीनों को साथ लेकर भागने की साजिश का मास्टर प्लान तैयार किया था। मॉरिस को इस जेल से भागने के लिए असल में मदद चाहिए थी। वह अकेले भागने की साजिश नहीं रच सकता था। तब एंगलिन भाइयों को उसने अपना साथी बनाया। एंगलिन भाई बचपन से ही अच्छे तैराक रहे थे, और अब तक उन्हें नहीं पता था कि उनकी यह काबिलियत जेल से भागने में बड़ी मदद साबित होने वाली थी। एंगलिन भाइयों ने नौजवानी से बैंक डकैती और लूट का धंधा शुरू किया था। कई बार जेल जाने और अटलांटा जेल से कई बार भागने की कोशिश करने के बाद दोनों को एल्कट्रेज जेल में भेज दिया गया था। यहाँ मॉरिस से मुलाकात हुई, और वह भी पहले जेल से भागा था, इसलिए तीनों दोस्त हो गए। एलन इस ग्रुप में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उसे भी आज़ाद होना था, लेकिन उसके पास उतना हौसला, कुशलता और तरकीब नहीं थी। एलन की कोठरी चूंकि पास ही थी, इसलिए उसे मॉरिस ने अपने साथ करना ठीक समझा, वरना वह खतरा साबित हो सकता था। अब चारों ने मिलकर पूरी योजना तैयार कर ली थी, और भागने की योजना पर काम शुरू होना था। एल्कट्रेज में कैदियों से बेहद काम करवाया जाता था। सेना के लिए कपड़े, जूते और फर्नीचर बनाने जैसे कई काम कैदी करते थे। ऐसे शुरू हुई साधन जुटाने की तरकीबें। एल्कट्रेज जेल जहाँ बनी थी, वह टापू कुदरती तौर पर खनिजों की खान था।
कैदियों को इन खानों में काम करने के लिए भी ले जाया जाता था। इसी काम के लिए जेल से बाहर जाना वह मौका था जहाँ से इन चारों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें जुटाना थी। लेकिन गार्ड से बचकर किसी भी कैदी के किसी भी तरह के संदिग्ध बर्ताव पर गार्ड्स को गोली मारने का आदेश मिले हुए थे, इसलिए जोखिम बहुत था। साल 1962 में मॉरिस, एंगलिन भाई और एलन जब ये योजना बना रहे थे, तब इस टापू पर इस जेल के लोगों के अलावा कोई नहीं था। सिर्फ 2-3 किलोमीटर का पथरीला इलाका और उसके बाद हर तरफ समुद्र। यहाँ से भागने की कोशिश करने का मतलब था जान का जोखिम उठाना। अगर कोई भी तरकीब फेल होती तो चारों को पता था कि उन्हें गोली मारी जा सकती थी, इसलिए एक फुल प्रूफ प्लान को सतर्कता के साथ अंजाम दिया जाना था। एंगलिन भाइयों ने मुखौटों और पुतले बनाने का काम अपने हाथ में लिया। बाद में पकड़े न जाने के इंतजाम के लिए इन मुखौटों और पुतलों को दोनों भाइयों ने बड़ी चतुराई और कारीगरी के साथ तैयार किया। इसके लिए जेल में रोजाना कैदियों के जो बाल काटे जाते थे, बालों के उन्हीं गुच्छों को जुटाया गया। कागज और कुछ लकड़ियों की मदद से पुतले ऐसे तैयार किए जाने थे जो कुछ दूर से असल इंसान जैसे लगे। मॉरिस ने जेल में खराब पड़े वाद्य यंत्र आर्कडियन को सुधारने की बात कहकर उसे अपने कब्जे में लिया। साथ ही सबने मिलकर रेनकोट्स चुराने का काम हाथ में लिया था। इन रेनकोट्स और उस आर्कडियन की मदद से मॉरिस ने एक ऐसी नावनुमा चीज बनाने का जिम्मा लिया था जो हवा की मदद से पानी में तैर सके। एलन का काम बाकी तीनों की मदद के लिए सामान जुटाने में मदद करना था। इनके साथ ही जेल से चम्मचों और बटर नाइफ जैसे बर्तन भी चुराए जाते रहे जो आगे काम आने थे। जेल में पानी की सप्लाई के लिए पाइपों के जरिए समुद्र का खारा पानी बहता था। ये पाइप हर बैरक की दीवारों से होकर गुजरते थे, इसलिए खारे पानी की वजह से दीवारों का उतना हिस्सा कुछ कमज़ोर हो चुका था। मॉरिस को जेल की ये बारीकियां पता थी, इसलिए उसने बाकी तीनों को अपनी अपनी कोठरी में पाइप वाले हिस्से की तरफ से एक छेद बनाने को कहा, जो सीधे जेल के बाहर जाने का रास्ता होना था। चारों रोज़ाना 3 से 4 घंटे छोटी छोटी चम्मचों जैसे बर्तनों से काफ़ी मोटी दीवार को तोड़कर छेद बनाने का काम करते रहे। इस काम के दौरान मॉरिस पूरे शोर के साथ आर्कडियन बजाता था, उसमें ठोक पीट का काम करता था ताकि पहरेदारों को छेद किए जाने की आवाज़ें ना आए। छेद इतना बड़ा बनाया जाना था कि उसमें से पूरा आदमी निकल सके। मॉरिस को पता था कि इन बैरकों के पीछे जंगल जिम था और वो इन छेदों के जरिए उस जिम की छत पर निकल सकते थे और वहां से आसानी से भागा जा सकता था। मई 1962 में एंगलिन भाइयों और मॉरिस के बैरकों में छेद तैयार हो चुके थे। इन छेदों की मदद से मॉरिस और किसी एक एंगलिन भाई के साथ बाहर की तरफ यानी जंगल जिम की छत पर निकलता और रेनकोट्स व आर्कडियन की मदद से वो खास बोर्ड तैयार करता। इस बीच बाकी दो का काम ये होता था कि वो पहरेदारों पर नज़र रखने के साथ ही छेदों को कायदे से ढक कर रखे और
कोठरी में इंसान जैसे दिखने वाले पुतलों को इस तरह रख दे कि पहरेदारों की नज़र पड़े तो उन्हें शक ना हो। जून 1962 की वह रात आ गई जब चारों को भाग जाना था। उस रात कुछ देर के लिए बिजली चले जाने का फ़ायदा भी चारों को मिला, लेकिन इसके बावजूद एक गड़बड़ की वजह से चारों की सांसें हलक में अटक आई। चारों को अपनी कोठरियों के छेदों से बाहर निकलना था, लेकिन एलन अपनी कोठरी के छेद में अटक कर रह गया क्योंकि छेद के आकार का उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। दोस्तों, मैं यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। कुछ सेकंड्स एलन की मदद करने के बाद तीनों की समझ में आ गया था कि एलन का इस तरह छेद में अटक जाना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। सॉरी एलन, तुम्हारी बदनसीबी के चक्कर में हम सब वापस नहीं लौट सकते। हमें उम्मीद है कि तुम समझोगे और हमारी मदद ही करोगे। तीनों एलन को छोड़कर आगे बढ़ गए थे क्योंकि तीनों को पता था कि जो नाव बनाई गई थी उस पर जितना कम वजन हो उतना अच्छा था। एलन के मन में एक बार ख्याल आया कि वो चीख चिल्लाकर पहरेदारों को बुला ले और तीनों को भागने से रोक ले, लेकिन फिर उसने इरादा बदल दिया। खुश रहो दोस्तों, तुम्हें आज़ादी मुबारक हो। मेरी बदनसीबी कि मैं यहीं तक तुम्हारा साथ दे सका। रात के वक्त तीनों जेल से भाग चुके थे और पहरेदारों से नज़रें चुराने के बाद रात करीब 11:30 बजे अपनी बनाई नाव के जरिए समुद्र में उतर चुके थे। उधर सुबह तक जेल के किसी पहरेदार या अफसर को इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह जब एक गार्ड ने एलन को एक छेद में फंसे और जूझते देखा, तब उसने सायरन बजाकर सबको अलर्ट किया। किसी तरह एलन को उस छेद से निकाला गया और उसके बाद एलन ने जेल प्रशासन की मदद करते हुए पूरी कहानी बयान की। फौरन बाद भागे हुए तीनों कैदियों की तलाश शुरू हुई। जेल के आसपास और समुद्र में खोज के दौरान कुछ नहीं मिला। जेल के अफसरों को हैरानी इस बात की थी कि समुद्र के भीतर ठंडे पानी में कोई भी 20 मिनट से ज़्यादा तैर नहीं सकता। अफसर ये भी मान रहे थे कि जो नाव तीनों ने बनाई थी वो ज़्यादा देर समुद्र में तैर नहीं सकती थी। काफ़ी वक्त तक तलाश चली, लेकिन पानी में या टापू के किनारों पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला था। फिर नॉर्वे के एक जहाज़ ने गुजरते हुए खाड़ी में एक लाश देखी और एल्कट्रेज जेल को सूचित किया गया क्योंकि इस लाश के बदन पर जेल के ही कपड़े नज़र आ रहे थे। लेकिन जहाज़ रोककर इस लाश की शिनाख्त करना नामुमकिन था। इसलिए लाश किसकी थी ये सवाल ही रह गया। केस एफबीआई के पास था। सालों तक छानबीन चलती रही। जेल के किसी आदमी की मदद के बगैर इतनी बड़ी साजिश कैसे बन सकती थी? 3 कैदी भागे तो समुद्र में बचे कैसे और गए कहाँ? ये कुछ ऐसे सवाल थे जो एफबीआई के सामने हमेशा खड़े रहे। बहरहाल 15 सालों से लंबी जांच के बाद एफबीआई ने 70 के दशक में ये केस ये कहकर बंद कर दिया कि वो तीनों कैदी समुद्र में डूबकर मर गए। सालों तक इन सवालों का जवाब नहीं मिला और एफबीआई के निष्कर्ष को सही मान लिया गया कि तीनों मर चुके थे। फिर 2015 में एक डॉक्यूमेंट्री सामने आई जिसमें दावा किया गया
कि तीनों भागने में कामयाब हुए थे और तीनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी जी। इस दावे के बाद एफबीआई के साथ ही कई विभागों में खलबली मच गई। असल में इस डॉक्यूमेंट्री में एल्कट्राज़ जेल से भागे दो एंगलिन भाइयों के तीसरे भाई रॉबर्ट ने 2013 में मरते वक्त सच का खुलासा करते हुए बयान दिए थे, जिनमें उसने बताया था कि उसके दोनों भाई जिंदा थे और सालों से वह उनके संपर्क में था। लेकिन क्या रॉबर्ट का बयान ही वो सबूत था जिससे यह मान लिया जाता कि तीनों जिंदा रहे थे? इस दौरान जब कई तरह की अफवाहें और खबरें उड़ने लगी, तब एक चिट्ठी का खुलासा हुआ जो जेल से भागे जॉन एंगलिन ने अपने भाई रॉबर्ट को लिखी थी। इस चिट्ठी में जॉन ने कुछ जानकारियां दी थी, जैसे 1962 में वो तीनों एल्कट्राज़ जेल से भाग गए थे। तीनों समय समय पर एक दूसरे की खबर लेते रहे। जॉन ने बताया कि मॉरिस 2008 में मरा था और उसका भाई क्लेरेंस साल 2011 में। जॉन ने यह भी लिखा कि वो चिट्ठी लिखते वक्त 83 साल की उम्र में नॉर्थ डकोटा के मिनाट इलाके में रहते हुए कैंसर से जूझ रहा था। इस खुलासे के बाद जांच शुरू हुई। फिंगरप्रिंट्स, हैंडराइटिंग और मिनाट में जॉन का पता तलाश किया गया। फिर लंबे वक्त तक चली जांच के बाद कहा गया कि कोई सबूत इतना पुख्ता नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके ये चिट्ठी जॉन ने ही लिखी थी। सारी जांचों और तफ्तीशों के बावजूद आज तक ये केस अनसुलझा रहस्य है। सच क्या था और क्या है, किसी को नहीं पता। एल्कट्राज़ जेल को 1963 में बंद कर दिया गया था और आखिरी वक्त तक जेल में गार्ड रहे। जिम ने इस केस से जुड़ा बयान देते हुए साल 2018 में कहा कि उसे हमेशा लगता रहा और अब भी लगता है कि वो तीनों समुद्र में डूबकर मर गए होंगे। जिम के मुताबिक तीनों ने एक मौका बनाया जो कल्पना से परे था, क्योंकि जेल में ऐसे मौके की गुंजाइश थी ही नहीं। इसके बावजूद अब तक एक सवाल है जिसका जवाब किसी को नहीं पता। वो सवाल ये है, अगर वो चिट्ठी जॉन ने नहीं लिखी थी तो किसने और क्यों लिखी थी? और वो चिट्ठी लिखने वाले ने इतनी जानकारियाँ चिट्ठी में कैसे दी? इसे किसी का मजाक या झूठ समझा जा सकता है, लेकिन इस केस में मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस के जेल से भागने के बाद अगले 50 सिस्टम और एफबीआई जैसी जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा पर सवाल तो खड़े करता ही है।